चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन इन क्वेश्चंस के। पहला ये था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन, उसमें से हमें देखो तो पहले क्या है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अब जो आप पूछते रहोगे वो मैं बताता रहूंगा। देखो मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, आप बस उसको बताना कौन सा आपका है। बस आपने नोट तो कर ही रखा होगा। 29 इसमें बताना है, यहाँ तक कोई नहीं, यानी 29 तक किसी को कोई पूछना है नहीं? तो चलो 29 पे आ जाओ। देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी के लिए क्या कंडीशन है, देखो ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारा। तो देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी की क्या कंडीशन है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारा माने आयनिक वैलेंसी, यानी कहने का मतलब आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? आयनिक बॉन्ड तब बनेगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन देता है एटम, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसकी क्या क्या कंडीशन होती है? देखो एक एटम जिसको इलेक्ट्रॉन देना है उसकी होनी चाहिए लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ताकि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दे। लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब उसका साइज बड़ा होना चाहिए, लार्ज साइज, ठीक, किसका? कैटायन का। दूसरी बात, दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन लेना होता है, तो जिस एटम को इलेक्ट्रॉन लेना होता है, इलेक्ट्रॉन लेने को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। यानी उसका साइज जो एनायन का है, साइज ऑफ एनायन, वो क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। जबकि कैटायन का क्या कह रहा हूं, लार्ज होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तीसरी बात है उनकी हाई लेटिस एनर्जी होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। और नहीं तो आप देखो पोलराइजेशन के जो पॉइंट होते हैं उनको उल्टा करो तब भी बात वही है। पोलराइजेशन क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर को बताता है। इसका मतलब जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और जितना पोलराइजेशन कम होगा उतना तुम्हारा क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर पोलराइजेशन हमारा कम होगा तो इलेक्ट्रोवैलेंसी आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस हमारे क्या है? कम है। तो वो कब बनेगा? पोलराइजेशन कब हमारा कम होगा? जब कैटायन हमारा हमने कहा था बड़ा हो, एनायन हमारा क्या हो? छोटा हो, ठीक। तो देखो वही वाले पॉइंट्स यहाँ भी लिखे हुए हैं। आई बात समझ में? तो अब देख लो कौन सा है। और चार्जेस क्या होने चाहिए? पोलराइजेशन के लिए चार्जेस कम होने चाहिए। अगर ज्यादा चार्ज होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो लो चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कम। पोलराइजेशन के सारे उल्टे पॉइंट बता दो तो कौन सा आंसर आ रहा है? अब देख लो, है ना। लो चार्ज ऑन कैटायन, लार्ज कैटायन, स्मॉल एनायन पहले ही आ रहा है। समझ में आ गया? बेटा जी एक बार आगे बढ़ जाए, पीछे मत बढ़ाना, इसलिए साथ साथ पूछना, पीछे बैक नहीं करेंगे बार बार, है ना। देखो कह रहे 20 क्वेश्चन। देखो 4 एलिमेंट है ए बी सी डी आपसे कह रहे हैं इनका बताओ। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट ए बी सी डी आर ये दिए हुए तुम्हें। एक मिनट, देखो इनका हमें वो बताना है कि कौन सा। चलिए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बेस पे इनको बताते हैं। देखो ध्यान से समझो, ठीक। आपसे क्या कह रहे हैं? किसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है? आपसे ये पूछ रहे हैं किसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, देखो वो एलिमेंट जल्दी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे जिनकी अभी हमने कहा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो। जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती है, दोनों बढ़ते हैं। तो जो इधर शुरू का एलिमेंट होगा स्टार्टिंग में उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जो बाद का होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बड़ी होगी। तो इसलिए जो शुरू के और आखिर के एलिमेंट होते हैं ये सबसे ज्यादा आसानी से आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। शुरू में कौन है? एस ब्लॉक मेटल, और बाद में कौन है? हैलोजन, सबसे आखिर में।
तो जो हैलोजन और एस ब्लॉक यानी जिनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन का नंबर एस ब्लॉक में क्या है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, और हैलोजन क्या है जिनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो। तो देख लो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसमें है, ये तो हैलोजन हो गया, है ना, ये हैलोजन हो गया। 2s2 2p2 7 इलेक्ट्रॉन हैलोजन हो गया। और ये 1s2 किसका है, देखो हीलियम तो कोई बॉन्ड बनाता ही नहीं, ये तो बेकार की बात है ना। और देखो कहाँ पे आ रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा ये तो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, नोबेल गैस है। ये हमारा क्या है, 4 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वो तो ना देगा ना लेगा, वो तो शेयरिंग करेगा, यानी क्या बनाएगा, कोवैलेंट। और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है वो तो नोबेल गैस बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो आंसर क्या हो गया, सी। और बताओ नेक्स्ट, 34 और 40, 34 और 40 से पहले तो नहीं किसी कुछ पूछना है, ठीक। चलो देखो 34 पे आ जाओ। देखो क्या कह रहे हैं, ए नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड AgCl AgBr BSO4 आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों, अभी सॉल्युबिलिटी बेटा मैंने पढ़ाई नहीं है, वो मेन ग्रुप में पढ़ाऊंगा, फिर भी तुम्हें बताए दे रहा हूँ। एक दो चीजें होती है, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। या तो ऐसे होगा, ये भी आगे पढ़ाएंगे, या ये कम होगा या ये बराबर होगा, ये अभी मेन ग्रुप में पढ़ाएंगे। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो वो चीज सॉल्युबल होती है, और कम है तो इनसॉल्युबल होती है। और अगर दोनों बराबर है तो उसे हम स्पैरिंगली सॉल्युबल कहते हैं। इन सब के मतलब अभी हम आगे सिखा देंगे आपको मेन ग्रुप में। तो देखो तो जिनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है वो इनसॉल्युबल होते हैं। ये कह रहे हैं कि ये तीनों कंपाउंड हमारे क्या है, इनसॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल क्यों हो गए, क्योंकि भाई इनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन फोर्स, यानी डी आंसर है। देखो है, आया समझ में। ठीक, नेक्स्ट बोलो 40, क्वेश्चन नंबर 40। 40 को देखो भाई क्या होता है 40 में, कहाँ गया, ये तो आया 36। चलो देखो, कह रहा है केमिकल फार्मूला कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का इतना है, तो फेरिक पायरोफॉस्फेट का फार्मूला आपको बताना है। ठीक, फार्मूले में हमने कहा था वैलेंसी इधर उधर लगाई जाती है, अगर आपको ध्यान हो तो हमें पहले वैलेंसी पता होनी चाहिए किसकी क्या है। ठीक है, वैलेंसी से हमें आइडिया लगेगा हम कैसे बनाएंगे। ठीक, तो देखो सर, कैल्शियम की तो +2 चार्ज होता है ना, तो इसका मतलब कैल्शियम और पायरोफॉस्फेट देखो P2O7 है ये पूरा, तो कैल्शियम की 2 इधर लगी होनी चाहिए। अब यहाँ तो क्या लगा हुआ दिख रहा है, 1 लगा हुआ दिख रहा है, तो 2 होना चाहिए इधर, तो 2 तो इधर दिया नहीं है, तो इसको तुम इधर 2 टाइम्स कर दो अपने मन से। तो जब इधर 2 करोगे तो इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैल्शियम की 2 कर दो तो यहाँ 2 लगे 4 हो जाएगा, और इन्हें काट के देखो 2 दूना 4, तो भी आपका 2:1 बचेगा नहीं बचेगा। इसका मतलब कैल्शियम, ये जो पायरोफॉस्फेट है, इसकी जो चार्ज है वो कितना होगा, ये 4 जो इधर होगा वो इसका, यानी 4 माइनस इस पे होगा, इस पे 2 प्लस। इतनी बात समझ में आई। अब कह रहे हैं फेरिक, देखो फेरिक क्या होता है, आयरन पे +3 होता है तो उसे फेरिक कहते हैं, +2 होता है तो फेरस कहते हैं, है ना। ये फेरिक होता है, ये हमारा क्या होता है, फेरस होता है। तो ठीक है भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं, Fe और P2O7 फार्मूला बनाओ। आयरन का 3 इधर लगा दो और पायरोसल्फेट का 4 किधर इधर लगा दो, तो ये वाला इसका फार्मूला बनेगा, Fe3P2O7 थ्राइस। तो कहाँ पे बन गया ये है सी आंसर। और बताओ कौन सा बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। 52 देखो भाई, चलो 52 तो यही है, कह रहे हैं एन एलिमेंट एक्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये गिवन है आपको, आपसे कह रहे हैं वुड बी एक्सपेक्ट टू फॉर्म क्लोराइड का फार्मूला, इसका क्या होगा, अगर ये क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाए तो उस क्लोराइड का फार्मूला इसका क्या होगा। तो पहले इसकी वैलेंसी पता करो भाई। देखो 1s2 2s2 2p6 तो यहाँ तक पूरा हो गया। तीसरे शेल आखिर में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट का सेकंड ग्रुप है ये, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, इसका मतलब वैलेंसी इसकी 2 हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन देगा।
अब क्लोराइड की कितनी, यानी X की वैलेंसी 2, क्लोराइड की तो 1 होती है, इधर लगा दो, और X की 2 इधर लगा दो, तो HCl2 फार्मूला बनेगा। ठीक, नेक्स्ट बताओ 44। चलो 44 देखो किधर गया भाई 44, नीचे है। देखो, high melting point and insolubility in organic solvent of sulfanilic acid are due to, ये तो बेटा जी यहाँ आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है। सल्फानिलिक एसिड जो होता है आर्थो पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड होता है, ये फार्मूला है इसका, ये अभी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ये सल्फानिलिक एसिड होता है, ठीक है। और सल्फानिलिक एसिड की खास बात होती है कि ये जो है ये इस फॉर्म में रहता है, दो दो चार्ज होते हैं इस पे, ये और ये ऐसे रहता है। इसको हम कहते हैं इसका डाईपोलर आयनिक स्ट्रक्चर, इसको ज्यूटर आयन भी कहते हैं, ज्यूटर आयन। इस आयन हो गया, आयनिक चीजों के देखो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा है। ठीक, आयनिक होने की वजह से इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट आपका ज्यादा है, पहली बात। और दो दो अपोजिट चार्ज एक साथ है, एक साथ चार्ज होने की वजह से ये पानी में जो चीज चार्ज होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा है, जो चीज चार्ज होती है वो पानी में जल्दी डिसॉल्व होती है पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, उसमें वो सॉल्युबल नहीं। जैसे नमक पानी में घुल जाएगा, आयनिक कंपाउंड है, पानी पोलर है उसमें घुल जाएगा, लेकिन जो नमक है वो तेल वगैरह में जल्दी नहीं घुलेगा। तो इसका रीजन क्या है, इसकी बाइपोलर आयनिक स्ट्रक्चर। तो ये अभी ज्यूटर आयन वगैरह ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे बेटा जी। 54 और 56 को देखो, चलो भाई 56 तो यही दिख रहा है, एन एटम विद एटॉमिक नंबर 20 है। ठीक, एटॉमिक मोस्ट लाइकली टू कंबाइन केमिकली विद द एटम हुज एटॉमिक नंबर। भाई 20 वाला किससे मिलना चाहता है, 20 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ देखो, 2882 2882, आखिरी शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। कैल्शियम है, 20 एटॉमिक नंबर कैल्शियम का होता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इसका वैलेंसी पहले पता कर लो 2। एस ब्लॉक एलिमेंट है, अब एस ब्लॉक एलिमेंट 2 है, अब आपसे कह रहे हैं ये किसके साथ मिलना चाहेगा। एस ब्लॉक एलिमेंट हमने कहा क्या बनाना चाहते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, कोवेलेंट नहीं बनाते। ठीक, वो 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, कोवेलेंट के लिए तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन कौन शेयरिंग करेगा, कोई ना करेगा, तो 2 दे ही दो, 2 शेयर करने से इसको कोई फायदा होने वाला नहीं। देखो 11 का हो गया 281, 14 का क्या हो गया 2 8 10 हो गया 10 4, ठीक है ना, 16 2 8 6, और 10 क्या हो गया 2 8। ये तो किसी के साथ कंपाउंड बनाएंगे नहीं, इनके पूरे शेल पूरे हो जाते हो तो नोबेल गैस हो गए, ठीक है ना, बात समझ में आया। अब ये 2 भैया, इनसे एक लेके क्या फायदा, इन 2 को क्या चाहिए, 2 किसी को देंगे, ये 2 देने से किसका फायदा हो रहा है, देखो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है यार हमको कोई 2 दे दे, ये कह रहे हैं हमसे कोई 2 ले ले, ये कह रहे हैं 2 हमसे कोई दे दे। तो 16 एटॉमिक नंबर जो है सल्फर का होता है, सल्फर कह रहा है ये 16 वाला कि हमारा 6 है, तो हम क्या चाहते हैं, हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये 2 दे देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ये 2 निकाल देगा तो इसके पास भी 8 बचेंगे, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर 56 होगा। 54 देखो, कौन सा सबसे कम आयनिक है, लीस्ट आयनिक कौन सा है, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है ना, कार्बन क्या बनाता है, कोवेलेंट, आयनिक थोड़ी ना बना रहा है, तो यही है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, बाकी सब क्या है, आयनिक है ना, KCl भी आयनिक, यहाँ तो चार्ज दिख ही रहा है तुम्हें, यहाँ भी तुम्हें चार्ज दिख रहा है BA, ये ठीक है। चलो 48 और 60 नेक्स्ट है, 56 48 48 कहाँ पीछे पहुंच गया यार, देखो बैक गियर मत डालो, बैक गियर में पीछे आना मुश्किल काम है हमारे लिए, घुमाना, पीछे नहीं जाएंगे,
इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के आयनिक होता है ना नेचर में, पोलर भी होते हैं ये, बस पहला ज्यादा अच्छा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस सही है, यही है। आयन है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा देंगे। 56 तो बता ही दिया हमने, और कौन सा होता है? 58, एटम्स एंड ग्रुप्स ऑफ एटम विच आर इलेक्ट्रिकली चार्ज आर नोन। अरे जिन पे चार्ज होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आयन कहते हैं। ठीक, 60 देखो, 60 और 63, द इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिपेंड अपॉन इंट्रैक्शन ऑफ, आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जैसे प्लस है और माइनस है, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन है ये किस पर डिपेंड करता है? सीधे सीधे चार्ज पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले इंटर आयनिक अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगी? जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जितना चार्ज होगा उतना आपका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। चार्ज कम होगा तो अट्रैक्शन कम। तो सबसे पहले तो ये अट्रैक्शन जो है वो आयन पे के ऊपर कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्शन। चार्ज अगर सेम हो जाता तो फिर उनके साइज पे डिपेंड करता, जिसका छोटा साइज उस पर ये डिपेंड करेगा, तब साइज की बात आती है। ठीक, चलिए अब कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। इतने पीछे आप नहीं बताएंगे भाई, ऐसे नहीं करो, बार बार पीछे थोड़े ना स्क्रॉल करेंगे। अच्छा आगे 7 अगला पूछ रहा, सॉरी सॉरी, 62 और 7, चलो चलो आगे का है। ओके ओके ओके, सॉरी। 62 देखो कहाँ है ये? जिनके सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो बना के देख लो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने पड़ेंगे आपको। जिंक जो होता है 30 होता है, D10 हो जाएगा, निकिल D8 होगा, कोबाल्ट और निकिल 4 का आएगा सेम। नहीं, इसका आएगा, देखो टाइटेनियम जो होता है, टाइटेनियम वेनेडियम। ठीक, इसको देखो 4s2 और ये होता है 3d2, ये होता है 3d3। ठीक है, ये ठीक है ना? तो अगर टाइटेनियम 4 कर दे तो ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 0 बचेगा। और वेनेडियम 3 में यहाँ 3 निकल जाए तब भी 2 इधर एस के जाएंगे, डी में बचेगा, इसलिए इनके तो सेम नहीं होंगे। कोबाल्ट और कोबाल्ट, इसके देखो कोबाल्ट और निकिल यही सेम है। कोबाल्ट है 3d4s, ये भी क्या है? 3d4s। देखो कोबाल्ट होता है 2 2, ये 7, और निकिल होता है यहाँ पे 8। अब देखो 3 का मतलब जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 2 एस से चले जाएंगे, 1 डी से, तो 3d6 बचेगा किसमें? कोबाल्ट +3 में। और निकिल का अगर +4 बनाओगे तो +4 में क्या होगा भाई तुम्हारा? 4 इलेक्ट्रॉन कम करो, 2 एस के 2 इधर के, तो ये भी देखो 3d6, बस ये दोनों 3d6 आ गए, सेम आ गए। कॉन्फ़िगरेशन बना के देखना है। ठीक है, ये हो गया 63 67 68। अब पहले इतने बता लें तो फिर लिखना 63 67 68, और इधर एक 7 पूछ रहे थे कोई। जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर किसका होता है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अभी जाइंट कोवेलेंट का मतलब होता है, अभी ये सॉलिड स्टेट में पढ़ाएंगे मेन ग्रुप में। मतलब ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जो पॉलीमेरिक होते हैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड पॉलीमेरिक होते हैं उनको हम जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, सिलिका का होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है इसका, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक, नेक्स्ट देखो 67 68 आपने कहा है बताने को, तो देखो भाई 67 68, और इसी में कौन सा पूछ रही हो? थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और 4 एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, विच वुड फॉर्म डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, माने कोवेलेंट कौन बनाएगा? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक कौन बनाते? देखो ऐसे भी कर सकते हो तुम, डाई एटॉमिक ऑक्सीजन फैमिली बनाती ना, O2 ऑक्सीजन, यानी जिनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 6 इलेक्ट्रॉन जिनके आखिरी शेल में होंगे वो डायटॉमिक बनाएंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन किनके आखिरी शेल में है? कोई है ऐसा इसमें? उसे देख लो। देखो ये
और कौन बनाता है डाई एटॉमिक? डाई एटॉमिक देखो, जैसे ये 7 है, हेलोजन भी बनाती हैं, है ना। हेलोजन में क्या 7 है ना, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये लोग एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, तो हेलोजन बना लेगा, तो ये तो M बना लेगा। और नाइट्रोजन फैमिली होती है 3, तो नाइट्रोजन भी बनाता है, देखो, है ना। तो नाइट्रोजन बनाता है, ये बनाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हेलोजन जो है, इसके पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एक एक की शेयरिंग कर लेंगे ये। ठीक, तो इसमें आएगा। नेक्स्ट देखो 67 68। कौन सा आयनिक है इसमें, है ना। आयनिक बॉन्ड किसमें होगा, देखो अभी सीधी सी बात है, पोलराइजेशन लगा। पोलराइजेशन क्या कह रहा है, आयनिक वो होगा जिसका साइज बड़ा होगा, है ना। तो इस हिसाब से ये भी आयनिक है, ये भी केवल एक ये जो है वो कोवेलेंट है, बाकी ये सब आयनिक होते हैं। इसके 3 आंसर है, ABC। एक्चुअली ये रुड़की का है ना, पहले इसमें आते थे एक से ज्यादा सही वाले, ये उस टाइम का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है 99 का, देख ही रहो, 22 साल पुराना क्वेश्चन है, तो उस समय एक से ज्यादा सही है, तीनों आयनिक होते हैं। 68 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट। फ्यूज्ड का मतलब होता है बेटा, किसी सॉलिड को गर्म करके मेल्ट कर दो, है ना, किसी सॉलिड को गर्म करके मेल्ट कर दो, तो वो उसे फ्यूज्ड स्टेट कहते हैं। तो वो स्टेट में अगर आयनिक कंपाउंड है, तो आयंस उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो देखो ये भी यहाँ पे कौन कौन आयनिक है वो देख लो, केवल ये हमारा क्या है, कोवैलेंट है, तो बस यही नहीं करेगा, बाकी ये आयनिक है करेगा, ये आयनिक है करेगा, ये आयनिक है करेगा, ये सब कर देंगे। तो 68 का जो है तुम्हारा बी भी आएगा, डी भी आएगा, सी भी आएगा। इसका आंसर पीछे गलत दिया है, देख लेना, इसका आंसर पीछे रॉन्ग दिया है, उन्होंने सिर्फ बी और डी दिया है, जबकि इसका सी भी सही है। ठीक, और पूछो, ले जितने पूछे हो तो होगा, अब आगे बढ़ाओ, और बताओ कौन सा बताएं, बोलो बताइए, कौन सा बताएं आगे। बस अब सबके हो गए, अरे बाप रे। 63, अरे बैक गियर में क्यों पूछते हो भाई, आगे नंबर चल रहा, आगे पूछो। ये देखो, द एनर्जी दैट अपोजेस डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट, है ना, माने पानी को घोलने का काम है हाइड्रेशन एनर्जी का, और उसको रिपेल करने का काम है लैटिस एनर्जी का। तो लैटिस एनर्जी कहती है हम तुम्हें घुलने नहीं देंगे, डिसोल्यूशन माने घुलना, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी है जो कहती है घुलने से रोकती है, हाइड्रेशन एनर्जी घुलने में हेल्प करती है। तो इसलिए लैटिस एनर्जी अपोजिस माने विरोध करना, कौन सी एनर्जी है जो घुलने का विरोध करती है, तो सॉल्वेंट लैटिस एनर्जी है जो घुलने का विरोध करती है, ठीक है। तो 63 का तुम्हारा बी आंसर आएगा, ठीक। ये है, इसका भी आंसर गलत दिया है यहाँ, 63 का भी आंसर यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, इसमें डी दिया हुआ है, ये ध्यान रखो। बहुत कह रहे हैं इररलेस, और है ये पता ही नहीं कौन सी लेस, गलतियां इनमें सब में होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, कौन सा बताएं, 8 और 10। चलिए, 8 तो यही दिख रहा है, सीओ किसके साथ रिजेंबल करेगा, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड किसकी तरह है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, कार्बन किसकी तरह है भाई। अब देखो किसकी तरह है, एक तो इसके वो देख लो, इलेक्ट्रॉन देख लो आप कौन से किसकी तरह है। आप इसमें क्या देखिए, इलेक्ट्रॉन देखिए किसकी तरह है, इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, है ना। बात समझ में आ रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन विच ऑफ द गिवन पेयर सीओ रिजेंबल, सीओ किसकी तरह दिखता है, किसकी तरह है। ठीक है ना, किसकी तरह दिखता है, देखो, सॉरी, तो देखो भाई किसकी तरह, एक एक करके पकड़ो। ये कुछ क्वेश्चन छपा गलत है, ये जो डॉट डॉट बने हैं ना, ये इनके वो हैं,
इलेक्ट्रॉन, ये डॉट डॉट जो बना रखे हैं वो इनके इलेक्ट्रॉन है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा ना, ये क्वेश्चन होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो स्टीयर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये HgCl2 होगा, तो छपा गलत है, और ये होगा C2H2 एसिटिलीन। ठीक है, और HgCl2 क्या होता है, लीनियर होता है, ये भी लीनियर होता है, और CO भी लीनियर है, तो आंसर इसका ए आएगा। ये मिसप्रिंट है इसमें बेटा जी क्वेश्चन में। ठीक, ये यहाँ पे होगा N2O, ये होगा NO2, ये होगा SnCl2, ये होगा HgCl2, ये NO2, ये C2, ये H2, ये है इसका सही, अपने बुक में कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आइसो रिजेंबल वही जो आइसोस्टीयर हो, स्ट्रक्चर एक जैसी किसकी, HgCl2 और Ca2H2 एसिटिलीन होता है। ये आंसर छपा गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड देखो ये रह गया बताने को, ये बताना चाहिए था। देखो समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे XA XB, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3 केस है, दो समझो, 1.7 से कम है या 1.7 से ज्यादा है, ये रह गया बताने को पीछे। तो जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 पॉइंट, ये अपने नोट्स में बढ़ा लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होता है, वो लोग जो है कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, और जिनका 1.7 से ज्यादा होता है वो आयनिक बनाते हैं। ठीक, तो अब देखो क्या करा, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, तो 1.7 से कम होना चाहिए, इक्वल और लेस देन, यही वाला आएगा। ठीक है, 10th का तुम्हारा ये आंसर होगा, ये पॉलिंग स्केल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, चलो कहाँ गया, 16 पे आ जाओ, 15 16, which of the following occurs when two hydrogen atoms bond with each other। हाइड्रोजन एटम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। बॉन्ड बनने से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन था भाई, है ना। और बताओ, लो भाई अब आगे बढ़ गया, इसी पेज पे पूछो, बोलो कौन सा बताएं। 17 देखो, ए बॉन्ड विद मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर बिटवीन नॉन मेटल एलिमेंट इज फॉर्म। नॉन मेटल में कब मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, है ना, ठीक है ना। तो भाई नॉन मेटल में मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर कब होगा, जब दोनों एटम हमारे क्या होने चाहिए, सीधी सी बात है, दोनों एटम सेम होंगे, तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारा 0 होगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है तो आयनिक चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आएगा ही नहीं, तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने लगता है तो उसमें क्या बढ़ने लगता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगता है। तो पहले ही सेम सही है, बिटवीन आइडेंटिकल एटम, आइडेंटिकल माने सेम एटम में ही ऐसा होगा। और बताओ कौन सा होता है, 27 28, चलो देखो, the bond energy of covalent bond OH bond in water is, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड से तो ज्यादा ही होगी ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा जी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होगी, ग्रेटर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो सीधे सीधे। 24 पे आ जाओ, सॉलिड मीथेन जो होता है ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूल है ना, ये पूरा मॉलिक्यूल है, ये आयनिक में कन्वर्ट नहीं होता है, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। ठीक है, मीथेन वैसे तो गैस होती है, उसको सॉलिडिफाई कर दो तो मॉलिक्यूलर सॉलिड बन जाता है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, अभी वहां भी पढ़ाएंगे। और बताओ नेक्स्ट, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, दोबारा मौके नहीं आएंगे इन सबके। बस अब किसी को ही नहीं पूछना है, हो गए। भाई नोट करके एक पेज पे लिख लेते तो जल्दी जल्दी नहीं हो जाता। 36, चलो
आगे बढ़ जाएंगे, पीछे नहीं आएंगे भाई। आप लोग बता पूछते नहीं ऐसे, हम बार बार पीछे नहीं भागेंगे। कह रहे हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस H2 और Cl2 के दिए हुए हैं। अब दोनों जब मिल जाएंगे तो बताओ बॉन्ड लेंथ क्या होगी, है ना। दोनों मिलेंगे तो क्या बॉन्ड लेंथ इसकी और इसकी दोनों को मिला दो। देखो देखो हाइड्रोजन की कितनी थी, 74 थी, तो हाइड्रोजन की रेडियस कितनी हो गई, इससे डिवाइड कर दो। ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, तो ये आ गया 37 एक हाइड्रोजन की रेडियस। ऐसे क्लोरीन का कितना दिया 198, तो इसकी रेडियस कितने हो गए 198 को 2 से डिवाइड कर दो। भाई ये दोनों है ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ तक 74 है, तो हाइड्रोजन की रेडियस कितना है, इसको 2 से डिवाइड करो, इसे कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना इसको डिवाइड कर दो, 2 ने 18 और 2 ने 18, 99 आ गया। तो जब HCl बनेगा तो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, एक तो इन दोनों के बराबर से थोड़ी कम होगी एक्चुअली। इसका फार्मूला होता है, हैनी स्मिथ इक्वेशन होती है, वो ये कहता है रेडियस ऑफ HCl कितनी होगी, बॉन्ड लेंथ, सॉरी रेडियस नहीं, बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl क्या होगी, रेडियस ऑफ H रेडियस ऑफ Cl, ठीक, माइनस 0.7 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो देखो पहले तो इतने को ही सॉल्व कर लो, ये 16 9 3 12 और 1 13। ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन अभी पढ़ाया नहीं है, ये हमने हैनी स्मिथ इक्वेशन वहां पे भी, सॉरी हैनी स्मिथ नहीं, ये होती है शूमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन, शूमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन, स्टीवेंसन इक्वेशन। तो ये अभी आगे पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो 136 से कम होगी, हालांकि 136 से बहुत कम नहीं होगी, 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो बस इसे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं दी है, तो तुम्हारा 120 से 136 ही वाला इन्होंने आंसर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे इनका आंसर जो है वो 1 यही आएगा, ठीक। तो ये अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे, शूमेकर बताएंगे, चिंता ना करो। चलो देखो आगे, देखो 37 ऑन एनालिसिस ए सर्टेन कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन आयोडीन एंड ऑक्सीजन, है उसके अंदर इन द रेशियो ऑफ इतने ग्राम आयोडीन इतने ग्राम ऑक्सीजन, ठीक। आपसे कह रहे हैं कंपाउंड है आयोडीन और ऑक्सीजन का, ठीक, जिसके अंदर 254 ग्राम हमारी जो है आयोडीन है, 80 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक। तो पहले इनको मोल में बदलो, ग्राम से काम नहीं चलेगा, इसको कायम बदलो मोल में। मोल में बदलने के लिए क्या, इनको इनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। तो 127 ये, और यहाँ पे हो गया 16, डिवाइड करो तो ये कितना आ गया, ये तो 2 गुना है इसका, ठीक, और ये भी 5 टाइम्स। तो इतना रेशियो है इनका, बस हो गया। तो चुन्नू छाप क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसका रेशियो क्या हो गया, ये 2 है और आयोडीन क्या है 5 लो। सिंपल सा, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का है, कुछ समझे। 47 पे आ जाओ, देखो भाई table shown below gives the bond dissociation energy for single covalent bond of carbon atoms with element ABCD. Which element has the smallest atom? किसका साइज सबसे छोटा, ये बताना है। बहुत सिंपल सा बात है यार, कार्बन तो सब में सेम है, इसको तो सोचना ही नहीं। जिसमें छोटा एटम होता है उसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसका मतलब जिसका बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा वही एटम सबसे छोटा होगा। और बॉन्ड उसका स्ट्रांग किसका होगा, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा किसकी है, देखो ये 485। तो डी एटम के बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए एनर्जी, ई डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए। तो जो सबसे ज्यादा चाहिए इसका मतलब बॉन्ड इसका सबसे स्ट्रांग, बॉन्ड सबसे स्ट्रांग, इसका मतलब डी एटम सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक।
और बताओ, 47 भी हो गया। हम्म, 72। चलो देखो 72 पे आ जाओ भाई। डायमंड, सिलिकॉन और क्वार्ट्ज में कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट फोर्स होते हैं, इनमें सब कोवेलेंट कंपाउंड है। ये डायमंड, सिलिकॉन और क्वार्ट्ज, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं बेटा जी, इसलिए इनमें कोवेलेंट फोर्स होंगे। सब कोवेलेंट कंपाउंड है। और बताओ अब 72 पे बोलो। देखो 42, N2O का स्ट्रक्चर क्या है? N2O का तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया था ना, ऐसे ही तो था ये। N और ये O, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ने ये, और इसको फिर हम वैसे रेजोनेंस फॉर्म में लिखते हैं, वो आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हो। आयनिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, ये आएगा माइनस प्लस। अब देख लो कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है 42 का, बी तो दिख रहा है, बी स्ट्रक्चर है ऐसा जो दिख रहा है, यही है सही। ठीक, 57, 59। देखो ये 57 अभी रुक जाओ, इसको हम लोग उसमें पढ़ाएंगे सॉलिड स्टेट में। पीएन एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर फार्म आउट ड्यू टू किस वजह से? मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं, ये अभी पढ़ाएंगे आगे। ये सॉलिड स्टेट का टॉपिक है, यहाँ पे नहीं है, गलत दे दिया इन्होंने यहाँ पे। 57 और कौन सा बताएं? 59, 52, 59 तो यही है, वीकेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किसमें है? ठीक, तो देखो इनकी सबकी स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। अब ये तो आपको पता ही है, स्ट्रेंथ सीधे सीधे किस पे? बॉन्ड ऑर्डर पे। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा वही वाला बॉन्ड सबसे वीक होगा। ठीक, यही तो है। अब और ये फॉर्मेल्डिहाइड में बॉन्ड कौन सा हुआ? यहाँ भी कार्बन और इसके बीच में डबल बॉन्ड है। और एसीटेट आयन को देखो, ये, और इसमें ये रेजोनेंस हो जाती है, और डीलोकलाइजेशन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखो सिग्मा बॉन्ड 1 होगा, हमने सिग्मा पाई करके सिखाया था, और एक पाई बॉन्ड 2 ऑक्सीजन पे बटेगा तो आधा आधा पहुंचेगा, यानी इसका मतलब 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो देखो बाकी सब में 2 है, 3 है, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, बस इसी का बॉन्ड सबसे वीक होगा। और सबसे स्ट्रांग पूछता तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता बॉन्ड ऑर्डर से। ठीक है ना? 57 और बताओ कौन सा बताएं भाई? बोलो अगला बोलो। देखो 52, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग substance when dissolved in water will give a solution that does not conduct electricity? कौन सी चीज है जिसे पानी में घोलो और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी? बेटा जी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए पानी में आयन होने चाहिए। हाइड्रोजन क्लोराइड पानी में घोलोगे, HCl आयन बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सोडियम एसिटेट आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड भी जो होंगे, सारे आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व करके आयन में टूट जाते हैं, बिजली को कंडक्ट करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? देखो KOH है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी करेगी। यूरिया तुम्हारा एक कोवेलेंट कंपाउंड है, NH2CO NH2। तो यूरिया चूंकि हमारा कोवेलेंट है और कोवेलेंट कंपाउंड आयनों में टूटते नहीं है, इसलिए यूरिया जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट बताओ। अब इसके आगे बताओ, इनमें से कोई पूछना हो।
चलो अब इधर आ जाओ, फिर कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्डिंग, इसमें आ जाओ। बोलो भाई, इनमें कौन सा पूछना है? 13, 14, 13, 14। चलो देखो, 13, 14 की बात करते हैं। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, अब ये दे दिया है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर तो अभी तुमने सारी पढ़ी नहीं है, ठीक है? तो अभी जब पढ़ाई नहीं तो कहाँ से पढ़ा दें? तो सारी स्ट्रक्चर पढ़ानी पड़ेगी, है ना? आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला ये होता है H3PO4, ठीक ये है, और उसकी ये स्ट्रक्चर होती है। तो ये अभी आगे ही पढ़ेंगे, तो अभी इससे कोई मतलब नहीं है। 4, 6, 11, 14 क्या था? द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन बोरॉन एंड ऑक्सीजन, ये देखो उस दिन पढ़ाया था। ये ईथर एक्चुअली C2H5, C2H5O ईथर हो गया तुम्हारा। अब इधर BH3 है, देखो अब ईथर के पास क्या है? लोन पेयर है, BH3 के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये ऐसे दे देगा, यानी इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना? चलो 4, 6, 8 देखो, 8 तो यही दिख रहा है। द बॉन्ड एंगल थीटा वुड रिजल्ट इन मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, के लिए तो सिंपल है यार। डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम कब आता है? ये हमने पढ़ाया था। एंगल के क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इनवर्सली, जिसका एंगल कम उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, ठीक है ना? 7 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट किसमें आएगा? ये पहला वाटर ही है, वाटर का जीरो नहीं होता, बाकी सबका तो जीरो ही है डाइपोल मोमेंट। 4 देखो, 4 और 9, अभी देखो पहले 4 देख लो। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम ऑफ मॉलिक्यूल, जब अनइक्वल होगी तो उसमें क्या पैदा हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट। अनइक्वल का मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाए ज्यादा, उसको अनइक्वल कहेंगे। बीचों बीच रहते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता ही नहीं, तभी तो बीच में रहते हैं, और बीच में रहते तो 0, 0 होता, तो डाइपोल मोमेंट नहीं आता, डाइपोल नहीं बनता, ठीक है ना? तो अनइक्वल शेयरिंग से क्या होता है? बॉन्ड हमारा पोलर बन जाता है। 9 देखो, 24 देखो, 9 क्या कह रहा है? परमानेंट डाइपोल किसमें? स्ट्रक्चर बनाओ, SF4 जो है ये सीसॉ होता है ना, सीसॉ का जीरो नहीं आएगा, बाकी सबका तो जीरो। ये टेट्राहेड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर, स्ट्रक्चर से आएगा। सीसॉ का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है ना तो जीरो भी नहीं है, और ये नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर है ना, इसलिए इसका आएगा। 24 देखो, चलो भाई 24 कहाँ है? नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा है? ये तो अभी धीरे धीरे याद ही करने पड़ेंगे। नॉन पोलर कौन सा है? नॉन पोलर जिसमें चार्ज ना हो। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कोई टोटल डाइपोल मोमेंट, हमने कहा था ना, जिनके डाइपोल मोमेंट जीरो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो गया ये? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का डाइपोल मोमेंट देखो कितना आएगा? जीरो। तो इसीलिए ये कैसा? नॉन पोलर। और बताओ सर। 23, 23 क्या है? ये तो न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना है। द डाइपोल मोमेंट दिया हुआ तुम्हें इतना सेंटीमीटर है इसका। अरे तो गलत ही लिखा हुआ है यार। द डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr, अच्छा कूलाम इंटू मीटर होगा एक्चुअली, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलाम इंटू मीटर है। एंड इंटर आयनिक डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आयनिक करेक्टर निकालना है तुम्हें। तो फार्मूला 1 म्यू दिया है, 1 म्यू निकालो। न्यूमेरिकल ऐसे बताया था ना ये। तो इसका क्या करो, देखो, तो म्यू कैलकुलेटेड निकालो, पहले पहले म्यू निकालो। म्यू क्या होता है? Q इंटू एल, ठीक? कूलाम इंटू मीटर में दिया है, तो तुम चाहो कूलाम इंटू मीटर में निकाल लो, नहीं तो डिवाइड निकाल लो भाई।
तो कूलाम इंटू मीटर में निकाल लो। चलो क्यू कितना हो गया 1.9 10⁻⁻16। ठीक, कूलाम में अगर ई एस्यूम रखते तो हमने 4.8 10⁻⁻10 रखते। इतने कूलाम इंटू लेंथ कितनी दी हुई है 1 एंगस्ट्रम का मतलब हो गया 10⁻10 मीटर। ठीक, ये म्यू आ गया, सॉल्व कर लो। तो अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना हो गया भाई, म्यू ऑब्जर्व्ड कितना है 1.6 इंटू 10⁻30 इंटू 100, यही तो फार्मूला था, अपॉन म्यू कैलकुलेटेड 1.9 इंटू 10⁻, कितना हो गया भाई -16 -10 तुम्हारा कितना हो गया -30 26 हो गया, -26। ये फिलहाल कुछ गलत है, ये पक्का है, कुछ मिसप्रिंट है, ये सही नहीं है, क्योंकि कटेगा नहीं, बहुत ज्यादा आंसर आएगा। तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, क्वेश्चन में प्रिंटिंग में गड़बड़ है बेटा। ठीक है, सॉल्व वैसे ही होगा, मतलब वो क्वेश्चन ही गलत दिया है ना, आएगा ही कैसे 30 और वो नहीं होगा, गलत दिया, वो कुछ और होगा, या तो सेंटीमीटर कुछ लिखना भूल गया, डाइपोल जो भी है कुछ लिखना रह गया है। तो ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है भाई, अब कौन सा आता है 1478 अगले का 1478। चलो देखो 1478 को देखो, BF3 अमोनिया 3 दोनों कोवेलेंट है, नॉन पोलर है, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट कितना है 0 है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। ठीक है ना, तो BF हैज नो डाइपोल मोमेंट वाइल NF बॉन्ड हैज डाइपोल मोमेंट, ये तो गलत है। साइज ये है प्लेनर है और ये नॉन प्लेनर है, तो प्लेनर होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा, और ये पिरामिडल है तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा, तो ये आंसर होगा 14। देखो भाई 33 पीछे में फिर बैक कर गए, फिर कितना हम बैक करेंगे भाई, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0 हो, केवल एक हाइड्रोजन ही तो है जिसका 0 है, दोनों एटम सेम है तो डाइपोल मोमेंट होने की जरूरत ही नहीं है, दोनों एटम डिफरेंट होंगे तभी डाइपोल मोमेंट आएगा। देखो फोर्थ, देखो फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज नॉट डिटेक्ट डिफ्लेक्टेड बाय ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कह रहे हैं किसमें एक नॉन यूनिफॉर्म माने यूनिफॉर्म नहीं हो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें नहीं है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज नॉट डिफ्लेक्टेड माने उससे डेविएट नहीं होती है, माने क्या क्या विचलित नहीं होती है, बाय ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो वो होगा बेटा जी जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा, माने उसमें चेंज नहीं आएगा। जिन चीजों में हमारा डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, जो पोलर होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आकर्षित होंगे, प्लस प्लस की तरफ माइनस माइनस की तरफ। तो हेक्सेन का डाइपोल मोमेंट 0 है, तो इसीलिए ये वाला साहब डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, 35 अब कहाँ पीछे मत ले चलो, अब आगे बताओ 35। देखो भाई कहाँ गया 35, आगे आ गया। अब इसमें इसमें 33 35 पूछ रहा, हाइब्रिडाइजेशन में 7 8। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन में देखो, फिर हाइब्रिडाइजेशन का बताना है 7 8, कौन सा बताना भाई, ये तो बताओ, ये वाले बताने। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये वाला, ये कह रहे हो।
अरे यस नो तो बताओ भाई। अरे ये 7 8 हाइड्रोजन ये वाले पूछ रहे हो, पीछे इसी से पीछे। इसमें पूछ रहा है, इसमें 7 8 ये वाले पूछ रहे हैं, 7 8 ये वाले। बोलो ये। अब बहुत पीछे फिर चले गए हो तो फिर बहुत पीछे का आप नहीं बता पाएंगे भाई, इतना आगे बढ़ जाते हैं फिर बहुत पीछे ना पिक करते हैं। आगे के यार पूछो, देखो ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई कोई पूछना है वो बताओ। चलो ओवरलैपिंग सिग्मा पाई में कौन सा पूछना है, इसमें कोई पूछना है किसी को? इस वाले में ओवरलैपिंग वाले में पहले पूछ लो, इसमें 20 क्वेश्चन है। 17 एंड 22 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ड्यू टू फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। अरे इसमें तो पीपी बॉन्ड होगा ना। फ्लोरीन कैसे बनता है भाई, F2 एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है ना ये। तो हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2p5 होता है आखिर में। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यही शेयरिंग कर लेगा, तो पीपी बॉन्ड की शेयरिंग होगी, पीपी ऑर्बिटल की इसमें। ठीक है, 13 19 बताना है। और कौन सा, 4 13 देखो कौन सा करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, तो गलत बात है। सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, तो यही बात एक तो नॉट करेक्ट है, जो पहले ही हो गया। सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है। 19 और 17 देखो भाई। देखो पी पाई डी पाई बॉन्ड किसमें है, पी पाई डी पाई बॉन्ड जो है, देखो अभी उस दिन ये पढ़ाया था, ट्राइसिनाइलामीन कलम ने लिखा था, ये प्लानर हो जाता है। ये अभी उसके क्वेश्चन है, मेन ग्रुप के क्वेश्चन है ये, यहाँ दे दिया है लेकिन ये है मेन ग्रुप का क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका मेन ग्रुप का क्वेश्चन है। तो ट्राइसिलाइलामीन में क्या, जो लोन पेयर होता है ना, ये सब तरफ रेजोनेंस कर लेता है, जो कलम बता रहे थे। तो नाइट्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, और सिलिकॉन के पास क्या होता है, 3d। तो ये जो पाई बॉन्ड बनता है ये 2p पाई 3d पाई होगा। तो इसी में ग्रेफाइट में तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो इसमें तो सीधे सीधे 2p पाई होगा, और इनमें तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, ए और बी में तो है ही नहीं, ए और सी में। और इसमें जो है हमारा 2p पाई, क्योंकि कार्बन तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, 15 और 19 और देखो 7 ये हो गया, 17 15 और 19 को और देख लो। 15 कह रहा है पीपी हाइड्रोजन ओवरलैप, अभी तो पीपी ऑर्बिटल ओवरलैप इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग, अभी तो बताया हेलोजन में फ्लो क्या होता है, पीपी बॉन्डिंग होगी भाई। जहां हाइड्रोजन आ जाएगा उसमें तो एस ऑर्बिटल आ जाएगा ना, तो इसमें सब में तो एसपी बॉन्डिंग होगी, जहां हाइड्रोजन नहीं है वहां पीपी होगा। 19 देखो किसमें पी पाई डी पाई है, जिसमें बेटा जी डी ऑर्बिटल जिसमें होगा उसी में तो पी पाई डी पाई होगी। नाइट्रोजन में है नहीं, बोरॉन में है नहीं, कार्बन में है नहीं, सल्फर के पास डी ऑर्बिटल है। थर्ड पीरियड में एलिमेंट में डी ऑर्बिटल होता है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट का जो डी ऑर्बिटल होता है बहुत हाई एनर्जी का होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते। चलो ये वाले हो गए। अब हाइब्रिडाइजेशन के तो हम पहले ही करा चुके हैं सारे क्वेश्चन, तो इसमें कोई बताना है हाइब्रिडाइजेशन में, किसी को पूछ लो, ये सारे हम करा चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन में 10th क्वेश्चन 10 17 19, देखो 19 तो यही है। शेप ऑफ एक्सीएफ मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लानर है, ये तो अभी उसी दिन निकाली भाई। 19 क्या है, 10 16 10वां क्वेश्चन क्या है ये, कौन सा करेक्टली प्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, सबकी वैलेंसी देख लो आप, पूरी होनी चाहिए। डज नॉट, भाई ये तो सही बना हुआ है,
ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, है ना। कौन सा करेक्टली बॉन्डिंग कैपेसिटी, ये देखो फास्फोरस के यहाँ बॉन्ड कितने होगा 4। अब यहाँ तो प्लस माइनस है नहीं, फास्फोरस नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाएगा 3, वैलेंसी 3 है उसकी, 3 बॉन्ड बनाएगा। अगर एक एक्स्ट्रा बनाएगा तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो प्लस होना चाहिए। भाई यही स्ट्रक्चर सही नहीं है तो यही आंसर है। और ये भी देखो गड़बड़ है, यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया है, डी भी गलत है क्योंकि इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी नहीं है, 3 ही पूरी है। तो ये दोनों गलत, बाकी सबकी देखो वैलेंसी पूरी है हर एक स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब देखो 17 और 19। 17 तो 19 देखो, 19 बता ही दिया, 17 और देखो 17 में क्या है। OF2 में हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 आएगा इसमें। चलो 11 देखो, 11 इसी में। कौन सा करेक्ट नहीं है? हाइब्रिडाइजेशन इन मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू देयर कंबाइनिंग इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़े ना बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन से, है ना, वो तो MOT से बनते हैं। DsP3 और दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और फॉर्म 2p ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल, ये तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है। D2sp3 आर जो है रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, ये भी सही है। DsP3 में सारे एंगल 90 के तो नहीं होते हैं। DsP3 की स्ट्रक्चर क्या बताई थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसमें सारे एंगल 90 के होते ही नहीं है, इसमें तो 120 के भी एंगल होते हैं, तो ये भी गलत है। आपसे पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, दो आंसर सही है, A B D B। अब देखो D तो 100% सही है, A की वर्डिंग एक बार फिर पढ़ लो। हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, प्रियर माने पहले, टू देयर कंबाइनिंग इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये थोड़ा सही कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने से पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे या एटॉमिक ऑर्बिटल सीधे। तो इसको आप सही मान सकते हैं, हालांकि सही नहीं है स्टेटमेंट लेकिन माना जा सकता है। तो इसलिए 11 क्वेश्चन ज्यादा, 11 ऑप्शन का डी आंसर ज्यादा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो इसका, लो भाई। इथाइलिन का बॉन्ड एंगल तो 120 होता है, इथाइलिन में क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये है ना। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या एंगल आएगा, 120 आएगा। और बताओ, और बोलो। बस थक गए? पीछे बेटा आप बैक नहीं करेंगे, अब आगे ही आप पूछो। अब अभी पीछे बैक करना बड़ा मुश्किल होता है बार बार। इसमें किसी कुछ पूछना है? नहीं, चलो आगे बढ़ाओ। हाइब्रिडाइजेशन के तो मैं एग्जाम करा दिए थे पहले, इसीलिए नहीं पूछ रहे हो। चलो अब कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बता दें, और किसी को क्वेश्चन पूछना है इसमें, हाइब्रिडाइजेशन में तो नहीं पूछना है। चलो इसे तो बढ़ा ही देते हैं। अब रेजोनेंस में भी हमने उस दिन क्वेश्चन करा दिए थे, तो रेजोनेंस भी नहीं बताना होगा। ठीक, वेस्पर थ्योरी में किसी को पूछना है, वेस्पर थ्योरी के भी हम करा चुके हैं, ये सब तो हम कराई तो, ये इसीलिए पहले बीच बीच में क्योंकि बहुत क्वेश्चन थे ना। MOT में किसी को पूछना है, बताओ भाई जल्दी से। MOT में किसी को क्वेश्चन पूछना है, बोलो। MOT में किसी पूछना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, बोलो। MOT में 31 पूछना है। चलो देखो 31 MOT का,
P4 और 10 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये एमोटिम से शुरू कहाँ से आ गया? नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच टू ईच फास्फोरस एटम 3 होती है। P4 और 10 की स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी यहाँ पे कहाँ बनाए, ऐसे होता है। तो ये अभी मेन ग्रुप में सब स्ट्रक्चर्स जो है ज्यादातर जब मेन ग्रुप पढ़ेंगे ना तब वहां सीख पाओगे। 4 फास्फोरस होते हैं, सबके बीच में यहाँ पे पीओपी बॉन्ड होते हैं, ये ऐसे, ये, और हर ऑक्सीजन पे हर फास्फोरस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी होता है, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, तो देख लो हर फास्फोरस पे कितने ऑक्सीजन लगे दिख रहे हैं, 4 लगे दिख रहे हैं। ठीक है, हर फास्फोरस पे 4 है। ये स्ट्रक्चर सब अभी जब मेन ग्रुप पढ़ोगे तब धीरे धीरे याद होगी, अभी एकदम नहीं, कुछ समझ में आते हैं। 32 देख लो इसी का, फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है? ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉन गिन के बचा चुके हैं, बस लो पहले ही हो गया क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लो पहले ही आंसर आ गया। इसी का 13th क्वेश्चन देखो भाई, इसी के 13 पे आ जाओ। पैरामैग्नेटिक कौन है? ऑक्सीजन ही तो पैरामैग्नेटिक है, उसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, ये तो वैसे ही याद हो गए होंगे यार। पैरामैग्नेटिक NO होता है, CO और C2 होता है, सॉरी C2 नहीं, B2 पैरामैग्नेटिक होता है, नहीं तो याद अलग से लिख लो, O2 पैरामैग्नेटिक होता है। ये सब पैरामैग्नेटिक ही तो है, ClO2 पैरामैग्नेटिक होता है, ये सब पैरामैग्नेटिक है। और बताओ कौन सा बताएं इसमें, MOT में और कोई पूछना है किसी को? 15 हाइड्रोजन नेगेटिव का कॉन्फ़िगरेशन भी हम बताएं यार, ये तो बना चुके हो भाई, इसको क्यों बताएं, लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। ये यहाँ हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो बस कौन सा आ गया, देख लो कौन सा है। ये X का मतलब वो एंटी बॉन्डिंग बना है, ठीक है, ये है इसका सी आंसर। 22 इसका और देख लो भाई, देखो क्या कह रहे हैं 22, व्हेन 2 एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस, तो एनर्जी कंपाउंड की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तभी कंपाउंड बनेगा। जब तक एनर्जी कम नहीं होगी सिस्टम स्टेबल होगा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, ऐसा ही एक क्वेश्चन ऊपर था। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है भाई, एमओटी में कितना पढ़ा चुके, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, उसके पाई एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बताओ इसमें कौन सा बताएं, इसमें एमोटिम किसी को और कोई पूछना है? पहले एमोटिक बताओ बस, एमोटिक का 61 62 देखो, हाउ मैनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन प्रेजेंट इन व्हाइट फास्फोरस, ये एमओटी का क्वेश्चन ही नहीं है, बदतमीजी कर रखी है इन्होंने यार, ये मेन ग्रुप का क्वेश्चन, यहाँ एमओटी कहाँ से आ गई। व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर ये होता है, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? हर फास्फोरस के चारों तरफ 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, हर फास्फोरस पे टोटल बॉन्ड कितने हैं? 3 3 3 12 टोटल बॉन्ड है, तो 12 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। 62 देखो, व्हाइट फास्फोरस का ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक। बॉन्ड पीपी कितने हैं? 4 है, और ये 60 है। चलो बस एमओटी तक ही बताएंगे भाई, बहुत हो गए। 66, चलो 66 देख लो,
जीरो बॉन्ड ऑर्डर इन कार्बोनेट, ये तो उसी दिन निकाला था 1.33 नोट्स में ही है तो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। और बताओ, और कोई पूछना है मोटी में किसी को? 67 में O2 का बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर है? इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने कितना निकाला था? 2.5 आया था, है ना। अब इन सबके बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखो, 2.5 किसका आ रहा है इनमें? साइनाइड का 2.5 आएगा, नहीं साइनाइड का तो 3 आएगा। इसमें तो कोई आंसर, NO पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, जो बचे क्वेश्चन है उसके लिए फिर एक दिन हमें क्लास और बतानी पड़ेगी आगे, एक बार और असाइनमेंट के लिए डिस्कशन का टाइम लगाएंगे किसी दिन। करके रखो अभी, किसी दिन हम अगले हफ्ते वगैरह में किसी दिन फिर से एक क्लास और बताएंगे, ताकि तुम्हारे बचे हुए क्वेश्चन भी हो जाए। बस इसमें तो अब कुछ नहीं पूछना है। ऑन हमने इधर से कर रखा है, अनम्यूट कर दिया आपको। तो बाकी क्वेश्चन जो है तुम्हारे इसमें जो रह गए, देखो यहाँ तक MOT तक हो गए हमारे। अब बचे ये जो तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक दो टॉपिक बचे हैं अभी, इनके भी क्वेश्चंस बाकी हैं, है ना। तो इनको हम लोग अब किसी और दिन करेंगे, आज टाइम हो गया। अब तुम्हारा क्या बचे? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बचे हैं, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये मतलब थोड़े ही बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फिर उसके बाद जो है बॉन्डिंग फोर्स, वही वॉन्डरवाल फोर्स के क्रिटिकल थिंकिंग, एजर्शन, रीजनिंग, 4 बचे हैं। ये 4 किसी और दिन अगले हफ्ते हम करेंगे, ठीक है। तब तक तैयार करो। टेस्ट ट्यूसडे को कंफर्म है, ट्यूसडे को लेंगे टेस्ट, ठीक है। टेस्ट आपका ट्यूसडे को होगा। चलिए, अब कल से हम आपको शुरू करेंगे ऑर्गेनिक। कल से हम आपको IUPAC केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक। तो कल से IUPAC पढ़ेंगे, ठीक। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और IUPAC। तो ठीक, कल मिलते हैं 7:30 बजे सुबह। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर। ओके बेटा जी।